28 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रथम दीक्षांत समारोह में भी लेंगे हिस्सा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी बीजेपी। और उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी सियासत तेज। मनीष सिसोदिया ने पहाड़ से फूंका चुनावी बुगुल। मनीष सिसोदिया कांग्रेस बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर पर बात करेंगे उत्तराखंड की। बड़ी जानकारी मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और खबर आपको इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि सीएम धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की गई है और परिसंपत्तियों के मसले पर सीएम योगी के साथ मंथन भी किया गया है। ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 5,500 हेक्टेयर जमीन पर फैसला होना है और खास तौर पर इसी को लेकर मुलाकात की गई है। जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं और बड़ी खबर है इस वक्त की। सबसे पहले आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आवास विकास की संपत्ति का लाभ यूपी को मिल रहा है। परिवहन की भी 500 करोड़ संपत्तियों के बारे में भी बात कही जाएगी खास तौर पर। लेकिन मुलाकात की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुलाकात हुई और भेंट स्वरूप सीएम योगी आदित्यनाथ को ये तमाम चीजें दी गई हैं, चाहे फिर पौधे की बात हो या फिर अन्य उपहार की बात हो, सीएम उत्तराखंड के वो देते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की गई है। अन्य मंत्रियों से भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल जानकारी उस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं क्योंकि उत्तराखंड के सीएम इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और ये कहा जा रहा है कि परिसंपत्तियों के मामले पर सीएम योगी के साथ मंथन किया जाएगा और 5,500 हेक्टेयर जमीन पर यह फैसला होना है। अफसरों के बीच 2 साल पहले सहमति बनी थी और आवास विकास की संपत्ति का लाभ यूपी को मिल रहा है, ये भी दरअसल कहा गया है। फिलहाल इन तस्वीरों के काफी मायने हैं क्योंकि 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव होने हैं और 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने हैं और दोनों सीएम की तस्वीर जब एक साथ नजर आ रही है तो आप साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। खैर, अपनी अपनी बातें हैं और उन बातों को बताने की कोशिश गुलिस्तान न्यूज आप तक कर रहा है। लेकिन कुछ देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे तो आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश से भी, खासतौर पर उत्तराखंड से भी। अनूप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता है। साथ ही साथ धीरेन्द्र, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अनूप, क्या तस्वीर आपने देखी? क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अब दिलचस्प बात यह है कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव होने हैं। जब ये तस्वीर सामने आई है तो बहुत कुछ कहती है कई लिहाज से। अनूप, देखिए, निश्चित तौर पर हर्ष, बहुत फर्क पड़ता है जब उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती है। लंबित मामले अपनी जगह है। 21 साल पुराना मामला है। हरिद्वार का जो करीब 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं उनका निस्तारण होना है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, उत्तराखंड सरकार चाहती है वो उनके अधीन हो और शायद उम्मीद की जा रही कि अब जो मीटिंग अभी हुई है इसके बाद कुछ खबर आ रही कि अधिकारियों को भी बुलाया गया है। अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है बैठक हर्ष, ये बैठक हर्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो, दोनों प्रदेशों के तमाम हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, आवागमन रहता है और रिश्ते हैं, बेहद मजबूत रिश्ते हैं। उन रिश्तों का राजनीतिक फायदा, राजनीतिक लाभ किस तरह से लिया जा सकता है, ये भी इस बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल निश्चित तौर पर तय होगा। 2022 का चुनाव, दोनों राज्यों में चुनाव है, लिहाजा बैठक में किन किन मसलों पर चर्चा हुई है वो जाहिर सी बात है वो सामने नहीं आएगा। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि परिसंपत्तियों का विवाद का निस्तारण हो सकता है, जल्द हो सकता है और ये 2 दिन का जो धामी का दौरा है इसमें कुछ निर्णय जरूर लिए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अधिकारियों को बुलाया है वो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं सरकार कुछ बड़े फैसले लेने के मूड में दिखाई दे रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। धीरेन्द्र, 2022 का अगर हम खास तौर पर जिक्र करते हैं क्योंकि परिसंपत्तियों का मामला है, लेकिन ये तस्वीर चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ कहती है।
क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। बीजेपी अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे रहती है और मिल रहे हैं वो जो एक संत भी हैं, एक सीएम भी हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। तो लोगों को बताने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, हमारी जो छवि है वो रहेगी और आप इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि एक संदेश भी दिया गया है खास तौर पर। बिल्कुल हर्ष, देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो परिसंपत्तियों के बंटवारे का जो मसला है वो पुराना हो गया। यानी 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने और तब से अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। जैसा कि अभी अनूप जी बता रहे थे, लगभग 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों पर फैसला होना है, जो हरिद्वार में है, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तहत है। उसको लेकर के आप देखिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उत्तर प्रदेश में मायावती थी, फिर अखिलेश यादव, हरीश रावत, और उसके बाद फिर इसी तरह से मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलते रहे, मंत्रियों से मिलते रहे, लेकिन कोई ऐसा उल्लेखनीय फैसला हुआ नहीं। जो मसले पहले थे उसमें बहुत ही धीमी, बहुत ही कह सकते जो गति थी बहुत धीमी रही उसकी प्रगति। लेकिन अब जब से पुष्कर सिंह धामी बने हैं और उनका जो पहला दौरा है उत्तर प्रदेश का परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उसकी जो बैठक है वो पहली है, और पूरी उम्मीद है कि इस पे कोई अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि चुनाव दोनों राज्यों में एक साथ होना है। और अगर मुख्यमंत्री इसमें कुछ सफल होते हैं और डबल इंजन की सरकार की जो बात करें, केंद्र और राज्य में बीजेपी हो, तो इस समय वो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है, उत्तराखंड में भी है। तो निश्चित रूप से कोई सकारात्मक प्रगति हो सकती है और उसका पूरा सियासी लाभ 2022 के चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो आंदोलन था बहुत भावनात्मक आंदोलन था और अभी भी यहाँ के लिए लोग उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी भावनात्मक है। और जो संपत्तियों का विवाद चल रहा है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंधों पर भी कभी कभी असर डालता है। तो पुष्कर सिंह धामी का पूरा उनका प्रयास है कि इस मसले को हल कर लिया जाए चुनाव के पहले, क्योंकि सियासत में इसका लाभ भी मिलेगा और इसके साथ जो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संबंध मधुर दिखाने होंगे धीरेन्द्र, जिसका फायदा 2022 के अंदर मिल सकेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे दो रिपोर्टर्स थे, आपको जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात उत्तराखंड की करते हैं और आम आदमी पार्टी का जिक्र करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी सियासत तेज हो गई है। कल आपने तस्वीर देखी मनीष सिसोदिया की, लेकिन मनीष सिसोदिया जब बिगुल बजाते हुए नजर आए, उनका बयान सामने आया, तो अब उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा, तो अब कांग्रेस और बीजेपी भी मनीष सिसोदिया पर निशाना साध रही है। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति दिल्ली सरकार से संभल नहीं रही है, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पहाड़ को स्वच्छ रखने की बातें कर रहे हैं। ये दरअसल कहा गया है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि जहां आम आदमी पार्टी हर जगह से कमजोर हो रही है, वहां उत्तराखंड में भी उसकी कोई भी साख नहीं बच पाएगी। ये कांग्रेस की तरफ से भी तंज कसा गया, लेकिन मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में रहे और उत्तराखंड से बताने की कोशिश की कि हाँ, अगर आप सरकार आम आदमी पार्टी की बनाते हैं तो सब कुछ आपको मुफ्त में मिलेगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया जब पहुंचे थे तो स्कूलों को लेकर भी बातें कही गई कि किस तरीके से स्कूलों को 1 क्लास बनाया जाएगा, जैसे दिल्ली की तर्ज पर वो बात हमेशा से करते आए हैं। लेकिन सुनिएगा मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे थे स्कूलों के लिए खासकर। मैं जब गया था पहली बार देहरादून चुनावी ऐलान करने, तो उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी चुनौती देके कहा था, आइए स्वागत है, आपको स्कूल दिखाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाता हूं, दोनों देख लेते हैं, आप दिल्ली के देखने आ जाओ, मैं देहरादून के देखने आ जाता हूं, उत्तराखंड के देखने आ जाता हूं। जब मैं देहरादून पहुंचा तो दुम दबा के भाग गए बीजेपी के नेता। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल मुझे बता दे। आज मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं कि दिल्ली के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लोग अपने बच्चों को डाल रहे हैं, बिना महंगी ट्यूशन कराए। आज बच्चे जेईई में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर रहे हैं, नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। उत्तराखंड से जाने वाले एक गरीब आदमी, यही उत्तरकाशी से जाने वाला एक गरीब आदमी जो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में एक दुकान पे काम कर रहा होगा दिल्ली में बैठ के, उसको यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई। तो पिछले 20 साल में, 21 साल के इतिहास में उत्तराखंड के आपकी भी सरकार रह गई, कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों आपकी भी सरकार रह गई। मुझे पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल बता दो
जहां आप ये कह सकते हो कि हमारा सरकारी स्कूल हमने इतना अच्छा कर दिया कि देखो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के अब सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। चुनौती देकर कहता हूं उत्तराखंड के इस मंच पे एक स्कूल पूरे उत्तराखंड में बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, जिस पे उंगली रख के ये कह दें कि देखो हमने सरकारी स्कूल इतना अच्छा बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो आपने सुना मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह गए हैं। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष सिसोदिया स्कूलों को अच्छा करने की बात कह रहे हैं, चैलेंज भी वो खास तौर पर कर रहे हैं कि उत्तराखंड का एक भी स्कूल दिखा दीजिए जो कि दिल्ली से बेहतर हो। क्या आप कहेंगे खास तौर पर, क्योंकि रण है, चुनावी रण है, अपनी अपनी बातों को तो रखा जाएगा। जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों या आम आदमी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, और राष्ट्रीय नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया का भी 2 दिवसीय दौरा था जिस पर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस को भिड़कते हुए नजर आए। जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो चैलेंज करते हैं उत्तराखंड की सरकार को भी और कांग्रेस को भी कि वो स्कूल एक भी स्कूल ऐसा दिखा दे कि जिसमें वो कह सकें कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको ये भी बता दें कि जब मनीष सिसोदिया पहली बार उत्तराखंड आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया था और बीजेपी सरकार को भी एक तरीके से चुनौती दी थी और ललकारा था कि वो आए और बताएं कि कौन सा स्कूल ऐसा है जिसमें साफ सफाई सही हो या व्यवस्था सही हो। क्योंकि जब उन्होंने निरीक्षण किया था तो काफी खामियां देखने को मिलती। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं इसी खामियों को पूरा करना होगा और बताना होगा सभी पार्टियों की क्या क्या एजेंडा है, क्योंकि 2022 बेहद नजदीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करेंगे, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जानकारी आपको बड़ी दे देते हैं कि सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल खबर यह है कि राज्य के उत्पाद एक स्थान पर मिल सकेंगे, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन और मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत रानी पोखरी क्लस्टर में सम्मानित कार्यक्रम हुआ, जिसमेम ग्राम पंचायत रानी पोखरी में बनाए गए उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का लोकार्पण किया गया। सीएम की तस्वीर आप खास तौर पर देख पा रहे होंगे और 161 से ज्यादा करोड़ की लागत से निर्मित उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का लोकार्पण सीएम की तरफ से कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जो उत्तराखंड पहुंचेंगे। दरअसल 28 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति विश्वविद्यालयों में खास तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये बातें सामने आ रही हैं कि राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे तो खास तौर पर कई कार्यक्रम भी होंगे। तो खबर यह भी है कि राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित भी करेंगे। खास तौर पर राष्ट्रपति कोविंद अक्टूबर 2019 में भी हरिद्वार आए थे। आईआईटी रुड़की में भी छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई थी। लेकिन जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और खबर यह है कि तारीख होगी 28 नवंबर और विद्यार्थियों को खास तौर पर उपाधि और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। एक पूरा कार्यक्रम होगा जो राष्ट्रपति के लिए रखा जाएगा, जो जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाएगी और साथ ही साथ कई कार्यक्रम हैं जिसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे और विद्यार्थियों को खासकर स्वर्ण पदक वितरित करने का काम उत्तराखंड के अंदर से किया जाएगा। चलिए बात बीजेपी की एक बार फिर फटाफट से करते हैं, क्योंकि चुनावों को लेकर तैयारी है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार हो गई है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी बीजेपी। अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी का जोड़ने का संकल्प है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे 2022 में अपनी सरकार को रिपीट किया जा सके और उसके लिए जद्दोजहद खास तौर पर आम आदमी पार्टी कर रही है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि 70
विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है और बीजेपी जब ये सम्मेलन करेगी तो सीधा सीधा लोगों को साधने का प्रयास होगा कि लोग 2022 के अंदर बीजेपी को दोबारा लेकर आए। हालांकि अगर उत्तराखंड का इतिहास देखें तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार दोबारा से रिपीट कर जाए। फिलहाल विशाखा हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रही हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति सम्मेलन की खबर है कि उत्तराखंड में भी ये होगा। हालांकि ऐसी तस्वीर अक्सर हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती आई है कि उत्तर प्रदेश में हर एक वर्ग को साधना होता है और जातिगत समीकरण एक फैक्टर बहुत अहम रहता है, लेकिन उत्तराखंड में भी ये स्थिति है कि आपको अगर किसी को साधना है तो कुमाऊं गढ़वाल दोनों रीजन को लेकर चलना होगा। और जो हम देखते हैं कि पहाड़ियों को भी आपको साधना है, हर एक वर्ग को साधना है, और वो तस्वीर हम उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिल रही है। कितना अहम ये फैक्टर है और आगे आने वाले चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रही है। और देखिए सियासत के लिहाज से हर विधानसभा क्षेत्र में जो अपने मोहरे हैं वो बीजेपी तैनात कर चुकी है। अभी फिलहाल बात करें जो फिलहाल अनुसूचित जाति सम्मेलन है वो सभी विधानसभा सीटों में आयोजित बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, जिसके तहत सभी जो वर्ग हैं, चाहे वो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उन तक पहुंचने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ देखिए किस तरह से जेपी नड्डा का जब दौरा रहा तो जो बंगाली समुदाय है, उधम सिंह नगर की लगभग 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बंगाली लोगों का प्रभाव है। सीधा उनसे उनका संवाद स्थापित किया गया। किस तरह से जो सांसद है लोकेट चटर्जी, उनको सह प्रभारी बनाया गया है चुनाव का, ताकि जो बंगाली वोटर्स हैं उनको साधा जा सके। इसी के साथ देखिए जिस तरह से अभी क्योंकि देखिए जिस तरह से यशपाल आर्या कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक दलित वर्ग में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सेंध है दलित वोट बैंक में वो कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है। उसके बाद कई जो ऐसी विधानसभा है जहाँ पर दलित जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वयं जो चुनाव प्रभारी है दुष्यंत गौतम वो लगे हुए हैं, सह चुनाव प्रभारी रेखा आर्या वो तैनात है। और देखिए हरिद्वार और देहरादून इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से कहिए कि चुनावी जो बिसात है वो बिछा चुकी है कि कोई भी जो वर्ग है वो ना छूटे। और किस तरह से दलित वर्ग से लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर चाहे वो बंगाली वोटर्स हो या कुमाऊं और गढ़वाल का जातीय समीकरण हो, उसको साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, ताकि सत्ता में वापसी के लिए कहीं ना कोई कसर ना छोड़ी जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है, क्योंकि बात अगर 19 तारीख की करें तो हरिद्वार में भीड़ उमड़ सकती है। वो किस लिए, आपको जानकारी फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गंगा स्नान के लिए खासतौर पर हरिद्वार में भीड़ उमड़ सकती है, क्योंकि 19 नवंबर को कार्तिक गंगा स्नान और मेला है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आने वाले रूट पार्किंग प्लान जारी कर दिए गए हैं। स्नान से दुकानदारों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोविड काल का दौर हमने देखा जब पिछले साल कैसी स्थिति थी और काफी नुकसान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब हरिद्वार गंगा स्नान करने यानी कार्तिक गंगा स्नान होता है हर साल, आज 19 तारीख को ये कहा जा रहा है कि आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है, लेकिन आज ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रोटोकॉल का पालन इस वक्त जनता करती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी पूरा एक प्लान तैयार किया गया है और इससे पहले ही रूट को डाइवर्ट किया गया है, पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया गया है, ताकि लोग समझ सके कि हाँ कहाँ पे पार्क गाड़ियों को करना है और कौन से रूट से उन्हें उत्तराखंड जाना है। ये ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर आपको मिल सकती है। अगर आप उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरा प्लान आपको मिल जाएगा। और आप अगर घर से निकल रहे हैं उत्तराखंड जाने के लिए, खासतौर पर हरिद्वार जाने के लिए, तो आप उस रूट प्लान को जरूर देख लीजिए। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर उसे अपडेट कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब कार्तिक स्नान होगा तो दुकानदारों को काफी उम्मीदें हैं, जो दुकानदार काफी नुकसान झेल चुके हैं। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित क्या खबर, क्योंकि ये कार्तिक स्नान होगा
कल, लेकिन भीड़ बखूबी देखने को मिलेगी क्योंकि लोगों का आना उत्तराखंड अभी से शुरू हो गया है। क्या प्लान तैयार किया गया है? क्या ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर रूट के बारे में बताया गया है ताकि लोग अगर दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हैं, हरिद्वार कैसे जाना है, कौन से रूट से जाना है, उन्हें पता लग सके, क्योंकि भीड़ लगनी अभी शुरू हो गई है। संचित देखिए, अगर कार्तिक स्नान की बात करें तो कल हरिद्वार में होना है, जिसको लेकर के लोगों की बड़ी आस्था होती है, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों, चाहे वो बाहरी राज्य के लोग, और हरिद्वार में उसका स्नान किया जाता है, तो उसको लेकर के प्रशासन को बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जो तमाम तरीके के, देखिए कोविड का प्रोटोकॉल भी अब इस साल जुड़ने जा रहा है, क्योंकि देखिए कोविड भी है और सरकार इसका भी पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण में रखना, साथ ही साथ एक ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को बनाना, ये भी एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि देखिए तमाम राज्यों से पर्यटक आएंगे तो तमाम तरीके की एक चुनौती भी वहाँ के जो जिला प्रशासन होता है उसके लिए होती है। साथ ही साथ आप देखिए कई वीवीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिलता है, तो उसको भी प्रशासन को मैनेज कराना है, तो तमाम तरीके की व्यवस्था हरिद्वार में सबसे पहले देखने को मिलती है कोविड के लिहाज से। साथ ही साथ अगर ट्रैफिक नियमों की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, तो तमाम गाड़ियों को शहर से बाहर रोका जाएगा, अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। एक समय के साथ ही एक रूट बनाया गया है, उसी पर गाड़ियां आएंगी, अलग अलग पार्किंग स्पॉट बनाए गए हैं, वहां पर गाड़ी लगाई जाएगी। देखिए कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ इससे बड़ा एक मेला माना जाता है, और आप लगाइए कि उसका प्रशासन को पूरा अनुभव है और उसी के अधिकारी भी कहीं इसी में है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती तो है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारियों से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो इसको पूरा तरीके से अच्छी तरीके से संभाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें, बस ध्यान इसी चीज का उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के रहेगा, क्योंकि आप देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव होने और कोविड अगर इस बार बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल पंजाब का भी जिक्र करते हैं क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज करतारपुर साहिब पहुंचेंगे। आपको बड़ी खबर पंजाब से भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ माथा टेकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है, पहला जत्था दर्शन भी कर चुका है, लेकिन विदेश मंत्रालय से सिद्धू को करतारपुर साहिब जाने की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि कुछ ही लोग वहां पर जा रहे हैं। 20 नवंबर को जत्थे के साथ सिद्धू कर सकेंगे करतारपुर साहिब के दर्शन, लेकिन जानकारी आपको इस वक्त पंजाब से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी माथा टेकेंगे करतारपुर साहिब जाकर। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी उनके साथ बखूबी रहेगी। फिलहाल जानकारी मिल रही है, वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल खबर बड़ी है क्योंकि करतारपुर साहिब कॉरिडोर कोविड के दौरान बंद कर दिया गया और तकरीबन 1.5 साल हो गए, जिसके बाद उसे खोल दिया गया और ये कहा जा रहा है कि अब लोगों का जाना शुरू हो चुका है। करतारपुर साहिब के दर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम इसे तीर्थ स्थल माना जाता है और ये पाकिस्तान के अंदर है। बिना वीजा के सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं और करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकते हैं। पहले दूरबीन से इसके दर्शन भारत से किए जाते थे, लेकिन जब से करतारपुर कॉरिडोर बना उसके बाद से लोगों की राहें आसान हो गई हैं। और आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खास तौर पर सीएम की तस्वीर आज नजर आएगी और सीएम तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब पहुंचेंगे, माथा भी टेका जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर है और पंजाब से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब से रीजनल हेड, साथ ही साथ सीनियर साथी भी हैं। नवदीप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवदीप, करतारपुर कॉरिडोर का हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें सामने आएंगी जब वो करतारपुर साहिब जाएंगे, मत्था टेकेंगे। क्या जानकारी आपके पास? सिद्धू को इजाजत नहीं मिली है, आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल हर्ष, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहता है, इसलिए किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कौन जाएगा इसके लिए तय जो है वो विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है वो करती है। तो ऑनलाइन के जरिए जो जोसेफ सिद्धू की तरफ से एप्लीकेशन डाली गई है उसका समय जो तय किया गया है वो अब 20 नवंबर तय किया गया है। हालांकि मैं आपको आज बताना चाहूंगा
कि पंजाब सरकार की तरफ से आज जो पहला प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाएगा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए, उसमें भी पूरी कैबिनेट को आज अनुमति नहीं मिली है। केवल 17 लोग जो हैं वो पंजाब कैबिनेट की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ श्री करतारपुर साहिब जा रहे हैं। बाकी जो सदस्य हैं वो आज नहीं बल्कि कल दर्शनों के लिए जाएंगे। तो इसमें साफ है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई राजनीति जो शायद वो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, केंद्र की तरफ से तमाम अप्रूवल दी जाती है, जो जो वहां पर जाएगा सुरक्षा का भी हवाला दिया जाता है। तो यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज उनका नंबर नहीं आया, क्योंकि पंजाब सरकार के भी कई ऐसे मंत्री हैं जो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बहुत ज्यादा करीबी थे, उनको भी आज अनुमति नहीं मिली है। वो कल जो उनके मुख्यमंत्री और विधायकों का एक दल जो है वो कल भी करतारपुर साहिब माथा टेकने जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाले कई दिनों के अंदर ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिनको अभी अनुमति नहीं मिली है, जिनका नंबर नहीं आया। तो जिस तरीके से जिनका नंबर आएगा वो दर्शनों के लिए जाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि करीब 10 से 15 मिनट के अंदर कभी भी जो मुख्यमंत्री हैं वो डेरा बाबा नानक जो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनका काफिला अपने गृह निवास से सुबह निकल चुका है, वो रास्ते में है। करीब 11:30 बजे तमाम जो सिक्योरिटी की औपचारिकता है। बिल्कुल नवदीप, और वो तस्वीरें आप हमारे पास शेयर करिएगा, हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।